आज का अपना चैप्टर है चैप्टर 3, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इसका सीबीएसई वेटेज 7 से 8 नंबर का आता है और इसमें आपका थियोरेटिकल भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, डेरिवेशनल भी आता है और कॉन्सेप्चुअल भी आता है। ओके सर। हाँ, इसमें 2-3 रिलेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ तक मेरे को ध्यान में आता है, ये इसमें 2 डिवाइस हैं, मैं यहीं पे ध्यान करता। एक है मीटर ब्रिज ठीक है सर। और एक है पोटेंशियोमीटर और एक है सेल। ये 3 इसके अंदर डिवाइस हैं और ये तीनों में से किसी न किसी एक क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। तो इसको ध्यान में रख करके आप लोग इस चैप्टर को करेंगे। उसके अलावा कुछ रिलेशंस हैं, रेजिस्टिविटी के रिलेशंस हैं और करंट के रिलेशंस हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशंस हैं। ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हैं जो हम करेंगे। ये मेन थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अब हमने अपनी सहूलियत के लिए इस चैप्टर को ना 6 भागों में बांटा है। तो पहले हम पढ़ेंगे करंट के बारे में। जब करंट हमारा पूरा हो जाएगा तब पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। जब रेजिस्टेंस हमारा पूरा हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे ओम लॉ के बारे में। ओम एंड सीरीज और पैरेलल, ये हमने एक साथ किया टॉपिक इसमें। फिर हमने किया है चौथे टॉपिक में किरचॉफ किया है। यहाँ पे चौथे टॉपिक में हमारा है सेल। फिर यहाँ पे सर पांचवें टॉपिक में हमने किया है किरचॉफ, किरचॉफ लॉ। हाँ, और मीटर ब्रिज। और छठा टॉपिक हमारा है पोटेंशियोमीटर। यानी कुल मिलाकर के हम बात करें तो 6 लेक्चर में यानी एक हफ्ते में एक चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। बस आपको उसी फ्लो में काम करना है जैसा कि हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम ठीक है इस सर। चैप्टर का जो पहला सेगमेंट है करंट, उसके बारे में बात करेंगे आपसे। करंट, अब करंट के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं प्रीवियस चैप्टर की। प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब ध्यान में आता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या था? इलेक्ट्रॉन कहाँ था? रेस्ट में था। यस और सर। अब यही इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ हो गया? मोशन में हो गया। अरे जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आई तो बन गई क्या हमारे पास? करंट। और जब यही इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तब क्या बन गया था हमारे पास? चार्ज क्यू। ठीक है, तो अब जो इसकी पहली डेफिनेशन कह लीजिए या आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें हम तो देखिए यहां बहुत सिंपल वे में हमने डिफाइन भी किया है और इसी को आपको आगे देखिए यहाँ पे करंट द टाइम रेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द एनी क्रॉस सेक्शन एरिया कॉल्ड द करंट। किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से जो भी चार्ज हमारा फ्लो ओके सर। होता है उसे हम बोलते हैं करंट। ठीक है, तो यानी आपको अगर लिखना है इसको तो क्या लिखोगे? सिंपल वर्ड में यस सर। फ्लो ऑफ करंट। चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज आई टू द आई इज इक्वल टू में क्यू बाई टी हाँ, और इसको मैथमेटिकली हम कैसे पर रिप्रेजेंट यूनिट करेंगे? टाइम आई इज एरिया। इक्वल टू क्यू बाई टी। अब इसकी कुछ बातें और, टी। इसका नेचर कैसा होता है? नेचर इसका होता है स्केलर। अब इस पे कई बार क्वेश्चन भी उठता है कि भाई करंट में तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है।
भाई करंट चलती है तो डायरेक्शन बनेगा, और मैग्नीट्यूड तो है ही है। तो ये स्केलर क्यों हुई? तो यहाँ जी पे सर। क्वेश्चन क्वेश्चन आता है कि ये जो वेक्टर लॉ है ना, वेक्टर लॉ का ये ओबे नहीं करती, जी मानती सर। नहीं वेक्टर लॉ, जैसे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये वेक्टर लॉ को नहीं मानती है ये, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर यहाँ पे ये देखिए, ये ट्रायंगल लॉ हो गया आपका, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि भाई इधर से जो हाँ करंट सर। आए, ये इन दोनों की वैल्यू, जैसे इधर से आई आपके 3, ये 3 आ गई आपके पास, ये यहाँ से 3 आ गई आपके, और ये आपकी 4 हो गई। ये 3 थी और ये 4 थी, तो 3 यहाँ से 4, तो इधर कितनी जाएगी ये? इसके अकॉर्डिंग 4 3 7 हो जाएगी ये आपकी। लेकिन वेक्टर लॉ क्या कहता है? वेक्टर लॉ कहता है कि अगर ये 3 है जी सर। और ये 4 है, तो ये कितना होना चाहिए? 5। समझ में आ गई बात? वेक्टर लॉ मतलब क्या होगा कि हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस जी का सर। स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये लॉ आपका आता है वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग, तो इस लॉ को ओबे करना चाहिए, ओके। और ये यहाँ लगता नहीं है। तो इसी नाते से वेक्टर लॉ के ना जी मानने की सर। वजह से इसको हम स्केलर मानते हैं। ये एक आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे, जो मैंने आपको ध्यान करवाया। दूसरा, इसकी यूनिट, यूनिट क्या है? कूलम पर सेकेंड, या इसको एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर ए। ऑनर यूनिट है, जैसे न्यूटन फोर्स के लिए है, ऐसे एम्पियर जो है वो करंट के लिए है। ये इतनी इसकी बेसिक जानकारी थी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? कोई डाउट? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं आगे, डायरेक्शन। एक एक बात को हम अच्छे से इसकी स्टडी करेंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट, यहां से भी एक क्वेश्चन आपका आता है। देखिए अब अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा? डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन की बात करें अगर हम, तो क्या होगा बच्चों? देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। जैसे ये कोई आपका कंडक्टर है कोई, और दो चीजें होती है हमारे पास, अभी उनकी स्टडी करते हैं, उसके बाद बताते हैं के बारे में और क्या हो सकता है। जैसे ये हमारे पास दो कंडक्टर है, अब इसके अंदर जो हमारा पॉजिटिव आयन है, यानी प्रोटॉन जो है हमारा, ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव आयन जो है आपका। तो होता क्या है कि जब ये चलते हैं तो इसका मोशन और करंट का मोशन दोनों का एक होता है, जबकि इसमें करंट इधर की ओर होगी और इलेक्ट्रॉन का मोशन अलग होगा। ये ध्यान रखना हमेशा, जो नेगेटिव होते हैं वो अगेंस्ट होते हैं, और ये पॉजिटिव हमेशा सपोर्ट में होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है टाइप्स। ये दो तरह के होता है, एक होता है कन्वेंशनल, हम्म। और ये होते हैं ड्यू टू पॉजिटिव, ड्यू टू पॉजिटिव ऑब्लिक प्रोटॉन। जब किसी सर्किट में पॉजिटिव यानी प्रोटॉन फ्लो करता है, तो जो उससे करंट बनती है वो होती है हमारी कन्वेंशनल करंट। दूसरी आपकी है इलेक्ट्रिकल करंट, ओके इलेक्ट्रिकल सर। करंट। ये किसकी होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होती है। और ये भी करंट आपकी क्या होती है? दो तरह की होती है भाई, एक होती है आपकी एसी और एक होती है आपकी डीसी। डीसी। और एसी आपका खुद का चैप्टर भी आपका आगे आएगा, तो उसमें बताएंगे एसी डीसी के बारे में। हाँ सर, वो सेमीकंडक्टर में ना शायद। हाँ नहीं, सेमीकंडक्टर में नहीं, इसी में है, पहले सेगमेंट में ही है, आगे आएगा बताएंगे आपको। तो अगर मोटे मोटे तौर पे देखो, तो करंट कितनी दो तरीके की, कौन कौन सी? एक कन्वेंशनल और एक इलेक्ट्रिकल। कन्वेंशनल पॉजिटिव वजह से,
और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन की वजह से या नेगेटिव की वजह से। इलेक्ट्रिकल दो तरीके की, एक एसी और एक डीसी। एसी हल्की होती है और डीसी बहुत भारी होती है। ये आपका दो तरह के करंट्स हो गई आपकी। क्लियर? यस सर। चलिए, अब आप यहाँ अगला सेगमेंट इसके अंदर है। देखिए यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, देखिए यहाँ पे I1 पतले में है, I2 उससे मोटे में है और I3 उससे मोटे में है, लेकिन रास्ता एक होने की वजह से करंट की वैल्यू भी सेम होगी, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा ये। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, यानी करंट का रास्ता अगर एक है तो उसके अंदर एक ही करंट फ्लो होगी, चाहे कुछ भी हो। क्लियर? जी सर। एसी डीसी के बारे में बता दिया हमने कि क्या होता है एसी डीसी, ये हमने बताया आपको। अब उसके बाद कुछ ये क्वेश्चंस है, ये आपके थोड़ा सा सिलेबस से बियॉन्ड है, अगर चाहोगे तो उसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर नोट्स के अंदर। कि कोई करंट फ्लो करेगा तो कितना आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कितनी करंट बनेगी, ये आगे रिपीट होगा एक्चुअल में। ये क्वेश्चन बोहर मैग्नेट टॉपिक है, उसमें रिपीट होता है, तो मैं वहां पे इसको दोबारा कर लूंगा। ये तो एडवांस लेवल था इसलिए इसमें दे रखा है, तो अगर मर्जी होगी तो देख लेना, नहीं तो आगे ये रिपीट होंगे टॉपिक, तो वहां इसको देखा जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है आपका। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका आता है क्या, बहुत सिंपल वर्ड में, कि करंट कैरियर कौन कौन से होते हैं भाई। तो सिंपल से मान लीजिए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और सेमीकंडक्टर, ये चार ही आपके पास हैं, ये आपके करंट कैरियर है। करंट कैरियर। अब करंट कैरियर होते क्या, देखिए एक बहुत सिंपल सा है करंट कैरियर के मामले में बात, कि करंट को ले जाने वाले हैं। तो आपके पास मटेरियल कितने हैं, चार तरह के मटेरियल आपके पास होते हैं। कौन कौन? सॉलिड है आपके पास, लिक्विड है, गैस है और सेमीकंडक्टर है। तो देखिए अगर आपका सॉलिड है तो इसमें आप मून के लगाओ कि सॉलिड के अंदर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है हमारा वही आपका जो है वो इसमें, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही इसके अंदर ये सारा काम टाम देखता है। अगर लिक्विड है तो इसमें होते हैं आयन, जैसे आपका H2SO4 है, इसमें अगर इसको आयनाइज कर दोगे, तोड़ोगे तो H प्लस प्लस HSO4 माइनस, तो ये पॉजिटिव आयन हो गया और ये नेगेटिव आयन हो गया। तो लिक्विड होगा तो उसमें आयन फ्लो होंगे। और अगर गैस है तो गैस में आयन होंगे एंड फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आपका सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर होल होंगे एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं कि किसमें कौन से चार्ज कैरियर होते हैं। इस बार क्योंकि पेपर थोड़ा सा लाइट होने की वजह से, लाइट होगा ऐसी संभावना हम रख सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, इसलिए इनको बहुत अच्छे तरीके से, ये तो लर्न करने वाली सर बात ही नहीं, देखते देखते समझ में आ गया होगा कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ जी, नहीं सर कोई कुछ, क्या कर रहे हो? सभी कहते हैं कि पेपर नहीं होंगे। चलिए, तो अभी ये आपने देख लिया चार्ज कैरियर के बारे में, आपकी जानकारी हो गई। अब अगला टॉपिक आपका आता है चार्ज कैरियर के बाद में करंट डेंसिटी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और कई जगह इसका यूज भी आता है, करंट डेंसिटी। देखिए अगली टॉपिक करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, डेंसिटी का नाम सुन करके ना अपने मन में एक ही बात ध्यान में आता है, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया है, केवल मास अपॉन वॉल्यूम ही नहीं होता है। बहुत जगह तीन तरह की डेंसिटी होती है, चार्ज की में अलग होता है, करंट में अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। यस सर। अब देखो यहाँ पे अगर कोई आपका वायर है,
ये आपका वायर हो गया। इस वायर के अंदर अगर आई करंट फ्लो हो रही है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आई करंट फ्लो हो रही है, तो दिस करंट एग्जिट ड्यू टू द चार्ज and charge is always stay on the upper surface। ध्यान देना, ये चार्ज आपका है, ये चार्ज क्यों इसके अपर सरफेस मूव कर रहा है, उस पर ये डेंसिटी डिपेंड करती है। तो यानी अपर सरफेस की बात होगा तो क्या होगा, अपर सरफेस मतलब ऊपर वाला सरफेस। सरफेस मतलब एक तरीके से एरिया ही तो होगा उसकी, एरिया। हाँ मतलब अपर सरफेस जो पूरे को कवर कर रहा है। हाँ, जिस पे चार्ज स्टे कर रहा है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी इसकी होती है, डेंसिटी इसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जे इक्वल टू आई अपॉन ए। ये आपका करंट डेंसिटी आपका फार्मूला हो गया, करंट डेंसिटी का फार्मूला होगा आई बाई ए। और खास बात क्या देखिए इसकी है, खास बात इसकी ये है कि करंट कैसी है आपकी, करंट आपकी स्केलर है, अभी बताया मैंने आपको, जबकि करंट डेंसिटी जो है आपकी ये वेक्टर क्वांटिटी है आपकी। ये ध्यान रखना है, करंट जो है स्केलर क्वांटिटी और करंट डेंसिटी जो हमारी ये वेक्टर क्वांटिटी, ये आपका क्लियर, ये होगा करंट डेंसिटी आपका। और इसका बहुत ज्यादा बहुत 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 सारा यूज इसके अंदर है, आगे अभी आप आएंगे तो वहां पे इसके एप्लीकेशन पार्ट में इसका दिखेगा इसका यूज कहाँ कहाँ पे है और कितना कितना यूज इसका। क्लियर हो गया करंट डेंसिटी। चलिए, करंट डेंसिटी के बाद आपका आता है इसकी यूनिट हो गई, और ये सब इसके बारे में बताया गया क्या होता है, यूनिट क्या हो गई, सब चीज क्लियर हो गई आपकी। एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, ये कंडक्शन ऑफ करंट इन द मेटल, मेटल के अंदर ये देखिए आपने ध्यान में होगा ये फार्मूला आपका, ये आपने पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आपने पढ़ा होगा, उसी के रेफरेंस से यहाँ सॉल्व किया गया है। और ये बताया गया किसी कंडक्टर के अंदर एट 300 केल्विन, 300 केल्विन का मतलब सिंपल सा हो गया करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया ये, यानी एक तरीके से रूम टेम्परेचर के आसपास, तो 24 से सेल्सियस के आसपास होता है रूम का टेम्परेचर, तो उसके आसपास अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है तो उसके अंदर चलने वाला इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो भी है आपका वो 10⁵ मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। 10⁵ का मतलब हो गया 100 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो आपके आसपास वायर रखा हुआ है उस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट की जो स्पीड है आपकी वो 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसमें वो चलती है। ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ करंट। और दूसरी बात कि जब चलता है तो पाथ कैसा उसका होता है, तो पाथ उसका रैंडम होता है या जिगजैग पाथ पे वो चार्ज मूव करता है किसी भी मटेरियल के अंदर या कंडक्टर के अंदर। अब अगला टॉपिक आपका आया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, और रिलेशन ऑफ करंट विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये दो डेरिवेशंस मैं करवा रहा हूँ साथ आपके, और इनको अच्छे से समझना चाहिए। पहला डेरिवेशन आपका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ। और दूसरा है आपका रिलेशन बिटवीन तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई एंड vd, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, ठीक है। और जैसे करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन दोनों की वेटेज 2 मार्क्स में रहती है, इसकी भी ठीक है सर। और इसकी भी वेटेज 2 मार्क्स में रहती है। उसके अलावा ये तो इनका डेरिवेशन हो जाएगा, डेरिवेशन भी 2 नंबर में आता है, और उसके अलावा इनका न्यूमेरिकल भी इस पे आता है, यानी इस दोनों डेरिवेशंस को अच्छे से देखना है, न्यूमेरिकल भी और डेरिवेशनल पार्ट भी। तो पहले चलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ओर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली होता क्या है, अगर हम इसको सिंपली अगर बात करें हम, तो ये मान लीजिए कोई वायर है आपका, और इस वायर के अंदर ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है बहुत सारे, इसको मान लीजिए हमने सप्लाई दे दिया यहाँ से, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया।
अब उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से करंट चलेगी ऐसे, अभी पॉजिटिव है करंट चलेगी इसके बाद, यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड बन जाएगी और यहाँ से करंट वापस आएगी तो यहाँ नेगेटिव फील्ड बन जाएगी। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा आपका। ये आपका वोल्ट मीटर है और इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके बहुत सारे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमारे ये भागेंगे किधर की ओर, ये पॉजिटिव फील्ड की ओर भागेंगे। तो ऐसा एक तो है नहीं इसके अंदर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है एक्चुअल में, वी ऑफ डी जो होती है ये सभी इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग वेलोसिटी का मीन होता है, यानी वी डी इक्वल टू बी वन प्लस बी टू प्लस एंड सो ऑन बी एन अपॉन एम। ये है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द मीन वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन सब की अलग अलग वेलोसिटी को सम करके उनके नंबर से डिवाइड कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही हमारी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो गए भाई? यस सर। अच्छा, अब इसके आते हैं मैथमेटिकल पार्ट पे। मैथमेटिकल पार्ट पे आएंगे तो इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, हियर इलेक्ट्रॉन ई अट्रैक्ट बाय ई प्लस यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज F is equal to QE. This implies F is equal to EE, क्योंकि चार्ज जो है आपका Q is equal to E के बराबर ही है, और F is equal to क्या हो गया आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन is equal to EE, या A is equal to EE by M, ये आपको होगा एक्सेलरेशन। अब इस कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे ये एक्सेलरेशन लगेगा, यानी इस एक्सेलरेशन से हर एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सबकी पोजीशन अलग अलग है। जैसे देखिए आप यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, सबकी पोजीशन अलग अलग है, यानी कि सबकी टाइमिंग अलग अलग होगी। एक्सेलरेशन तो एक जैसा होगा सबका, इन सबकी टाइमिंग अलग अलग होगी। इसलिए जो हम अब बात करेंगे हर एक इलेक्ट्रॉन की, लेकिन एक बात और जानिए यहाँ पे कि स्टार्टिंग में एट इनिशियल कहाँ थे ये, इसकी वेलोसिटी जो थी वो इस साइड में 0 थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करेंगे नाउ वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, तो v इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80 और u इक्वल टू क्या है 0, तो v 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a t1, ऐसे v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a t2, और ऐसे बहुत सारे सबको जोड़ देंगे तो vn इज इक्वल टू a tn, इसको जोड़ दिए इधर, इसको जोड़ दिए इधर, तो क्या से क्या आ जाएगा आपका v1 प्लस v2 प्लस एंड सो ऑन vn इज इक्वल टू a कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका t1 प्लस t2 प्लस एंड सो ऑन tn। अब यहाँ पे थोड़ा सा सपोजिशन करना पड़ेगा आपको, क्या कि यहाँ दोनों ओर n से डिवाइड कर दीजिए आप, n से इधर डिवाइड कर दिए इधर और n से डिवाइड कर दिया इधर। तो n से डिवाइड करने पे क्या मिला आपको, देखिए यहाँ पे v ऑफ d मिल जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो पहले बता रखा हमने, यहाँ a और यहाँ टाउ मिलेगा। ये टाउ क्या है, यहाँ पे टाउ जो है ये आपका है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। अब ये होता क्या टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, देखिए मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ, टॉपिक में भी आएगा और यहाँ जान लीजिए आप। ये है समझ लिया कंडक्टर आपका, इस कंडक्टर के अंदर एक पार्टिकल था जो पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ये यहाँ चला गया ऐसे, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे बहुत सारे मोड इसने बदले अपने आप को। तो यहाँ से यहाँ आया तो टाइम t1 लगा, यहाँ से आया तो t2 लग गया, सबका अलग अलग अपना ये निकालेगा। तो अब इसका अगर एवरेज टाइम निकालें t
ए बी यानी एवरेज टाइम, तो क्या होगा, सबको जोड़ दीजिए आप, T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn अपॉन n, और इसी एवरेज टाइम को हम बोलते हैं टाउ या टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। एक्चुअल में क्या होता है, it is the time between any two सक्सेसिव कोलिजन, किसी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम होता है उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। और अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आगे बताइए, यहाँ पे वी डी इज इक्वल टू ई ई बाई एम इंटू टाउ, और ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टाइम ऑफ रिलैक्सेशन के साथ रिलेशन आ गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। चलिए अब अगला देखेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन और देखेंगे छोटा सा, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस आ जाती है आपकी। अगला रिलेशन है, रिलेटेड क्वेश्चन सर। हाँ अभी सारे करवाएंगे बेटा। रिलेशन बिटवीन करंट एंड वो है ना, हाँ रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिटवीन आई एंड बिटवीन वी डी, तो इस पे ड्रिफ्ट काम वी करना डी। है। तो इसमें भी क्या करिए, एक कंडक्टर मान लीजिए आप, ये कंडक्टर है आपका, ये हाँ जी सर। एक कंडक्टर इसमें हो गया। कुछ करंट, इसमें कुछ अब इलेक्ट्रॉन है। करंट, अब देखिए यहाँ पे करंट में अगर बात करें तो इसकी एरिया ए है और लेंथ इसमें इसकी एल है, और मान लीजिए इसके अंदर ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, तो स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहला काम तो यही करिए कि इसका पूरा वॉल्यूम निकाल दीजिए। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, एरिया इनटू इसकी लेंथ। तो कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर बात करें आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू वी। अब अगर सॉल्व करें तो स्मॉल कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एरिया इंटू लेंथ, ये आपका हो गया एन। लगे हाथ आप ये पता कर लीजिए कि कितना चार्ज फ्लो करता है। देन चार्ज टोटल चार्ज इन द वायर, तो Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन ई। तो एन की वैल्यू क्या है आपके पास, स्मॉल एन ए एल इंटू ई, यानी Q इक्वल टू स्मॉल एन ए एल ई। ये आपका आ जाएगा टोटल चार्ज जो उसके पूरे वायर के अंदर भरा हुआ है, और यही मूव करेगा। अब इतनी जानकारी होने के बाद आप आइए वापस यहाँ पे, as we know that, as we know that, क्या जानकारी हमारे पास है कि I इक्वल टू क्या होता है भाई, Q बाई T। तो Q की वैल्यू क्या है, एन ई ए वी डी, और ये L बाई T। अब यहाँ L बाई T लेंथ अपॉन टाइम ये दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, I इज इक्वल टू एन ई ए और V ऑफ डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से चाहो तो आप यहाँ बी डी की वैल्यू रख करके एक रिलेशन और निकाल सकते हो कि I इज इक्वल टू एन ई ए, और बी डी की वैल्यू क्या होती है, ई ई बाई एम इंटू टाउ, ये होता है आपका बी डी की वैल्यू। तो I इज इक्वल टू यहाँ पे एन ई स्क्वायर ए और ई टाउ बाई एम, ये आपका करंट आ जाएगा आपका, यानी ये भी आपका हो सकता है और ये भी आपका आ सकता है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ पे देखेंगे आगे 2 टॉपिक और है। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन हमने बता दिया आपको। अब अगले टॉपिक है मोबिलिटी। ये बताते ही ये सेगमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये पूरा आपका जो चैप्टर ये आपका, अब कहीं कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब है मोबिलिटी। ओके सर। मोबिलिटी, सर मोबिलिटी शायद हमारे में से डिलीट हो गया था। कोई बात नहीं, एप्लीकेशन में कभी भी आ सकता है, कंसेप्चुअल में तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें पढ़ डालिए। एक छोटी मोटी टॉपिक, मोबिलिटी क्या होती है अपनी, म्यू इक्वल टू ये आपका वी डी बाई ई,
या म्यू इक्वल टू वी डी इक्वल टू ई बाय एम इंटू टाउ, ये तो होगा वी डी और अपान ई। यहां देखेंगे तो क्या होगा, एक ई इससे कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, ई बाय एम इंटू टाउ, ये आपका आ जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर के एक सिंपल से कहने का मतलब यहाँ पे है कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास, यानी जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। अब हमारे पास चलने के लिए दो ही होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 10⁻27 kg, ये होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन है मास ऑफ प्रोटॉन के, क्योंकि ये 10,000 गुना ज्यादा है, 10⁴ टाइम ज्यादा है। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम जब भी प्रेफर करते हैं हमेशा तो उन्हीं डिवाइसेस को प्रेफर करते हैं जिसमें मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसको हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक गेम के अंदर सभी खिलाड़ी हैं, कुछ पतले हैं और अच्छे हैं, और कुछ भारी हैं और मोटे हैं, और सभी खिलाड़ी अच्छे हैं। तो अगर आपको टीम सेलेक्ट करना हुआ तो किसको लोगे आप, जो हल्के हैं और अच्छे हैं उनको लोगे आप, क्योंकि वो अच्छी दौड़ लगाएंगे, अच्छा करेंगे, भारी आदमी तुरंत गिर जाएगा। ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या है, हल्के हैं तो तेजी से दौड़ते हैं, अच्छे दौड़ते हैं। प्रोटॉन जो है वो भी खिलाड़ी हैं, अच्छे हैं, चार्ज बराबर है, पर उनकी मोबिलिटी कम होने के नाते उनको उतना वेटेज नहीं दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो अब हमने कंप्लीट कर लिया अपनी पूरी टॉपिक जो हमने यहाँ सेलेक्ट किया था आज करवाने के लिए। हमारी टॉपिक थी यहाँ पे ये, आज हमने करंट का जो पहला सेगमेंट था वो पूरा हमने आज कंप्लीट कर लिया। कल हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आप देखिएगा और उनको आप सॉल्व करेंगे। और उन देखिए अब यहाँ से न्यूमेरिकल 11 न्यूमेरिकल हमने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। इनमें से जो है आप एक दो को देख लीजिएगा। यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको करंट दे रखी है और इसमें एन की वैल्यू पूछ लिया, दूसरे वाले में एन की वैल्यू पूछ लिया, तीसरे में करंट की वैल्यू पूछ लिया। ऐसे सभी क्वेश्चन ये आपके रहने वाले हैं और इनको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो एक बार इन सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए।